नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता देंगे आपको हर एक महत्वपूर्ण अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। पहली खबर, देश की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता रहे हमारे सहयोगी सुनील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में आज वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। उसके बाद वाटर मेट्रो के दिखाने के बाद वो काफी खुशी देखी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन की केरल यात्रा पर हैं। मंगलवार को अपनी यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी किया। ये देश की कुल 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो तिरुवनंतपुरम के कासरगोड से जोड़ेगी। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ केरल के सीएम पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने केरल में कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने सुबह 11:10 पर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने से पहले उन्होंने ट्रेन के एक कोच के अंदर स्कूली बच्चों के एक समूह के साथ बातचीत की। बच्चों ने इस दौरान अपने द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री और वंदे भारत एक्सप्रेस की पेंटिंग भी दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और राज्य के उत्तरी कासरगोड जिले से जोड़ेगी। इसे कई लोगों द्वारा राज्य की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के महत्वाकांक्षी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सिल्वर लाइन के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलने के बाद लोगों में खुशी देखी जा रही है और कहा कि राज्य में विकास होगा। कैमरामैन निकी के साथ मैं सुनील चौहान, इंडिया वॉइस के लिए। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार किया और इसी के चलते बुधवार को योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और धुआंधार प्रचार करेंगे। बता रही हमारे सहयोगी स्वीटी दीक्षित। सीएम योगी आदित्यनाथ अब कर्नाटक में जाके विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश करेंगे। जी हां, अब कर्नाटक में सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। अगर बात की जाए निकाय चुनाव को, तो निकाय चुनाव के साथ साथ वो लगातार चुनाव में कर्नाटक में भी जाके वो प्रचार करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चुनाव को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि लगातार कर्नाटक दौरे पे एक से एक बड़े मंत्री जा रहे हैं और चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कर्नाटक इस बार बीजेपी के लिए काफी खास माना जा रहा है, इसलिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। और आज की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक दौरे पर लगातार रैलियां कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक रैलियां कर रहे हैं और कई ऐसे बयान भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। इसी के साथ लिंगायत समुदाय को साधने की कोशिश भी सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का काफी अच्छा खासा प्रतिशत है और अगर इसको साधने की कोशिश उन्होंने की है तो लिंगायत समुदाय को अपने खेमे में ला सकते हैं। और यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में खुद उतरने जा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव 2023 के मद्देनजर काफी खास हो जाता है और इस बार काफी करीब है, कुछ ही दिनों का वक्त बचा है जब कर्नाटक चुनाव होने वाले हैं। 13 मई को रिजल्ट आएंगे और ये देखना होगा कि 13 मई को क्या कुछ निकल के सामने आता है। क्या बीजेपी अपना कमल खिला पाती है या कांग्रेस अपना हाथ छाप के जाती है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव पहुंचे और उन्नाव में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी निखिलेश प्रताप से। निकाय चुनाव को लेकर आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए जनता का जन सैलाब हुआ। पर आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी कुछ ही मिनट पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन पूरा हुआ और वो उन्होंने यहाँ से रवानगी ले ली है और आप देख सकते हैं कि जनता जो आई थी सुनने के लिए कितनी भारी तादाद में भीड़ जन समर्थक उनके जुटे थे। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने मंच से अपने प्रत्याशियों को लेकर, भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर अपील भी की है जनता से कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताया जाए। और आपको दिखाना चाहेंगे मंच नगर निकाय चुनाव 2023 विशाल जनसभा यहीं से अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही मिनट पहले संबोधित किया है और अपने सभी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट के लिए अपील की है और जनता में भी जोश और उत्साह काफी देखने को मिला है। हालांकि अब भी देखने वाली बात होगी, जिस दिन जनगणना होगी, मतगणना होगी, उस दिन पता चलेगा कि भाजपा के प्रत्याशी जीतते हैं या किसी विपक्ष के प्रत्याशी को जीत मिलती है।
उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जमकर भव्य स्वागत किया। बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली में रहे। आपको बता दें कि ये दौरान निकाय चुनाव के मद्देनजर काफी अहम देखा जा रहा था, जिसके दौरान योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से जीआईसी ग्राउंड में आए और जीआईसी ग्राउंड में आने के बाद वो जीआईसी ग्राउंड के दूसरे मैदान में ही एक भारी जनसभा को संबोधित करने के लिए जैसे ही मंच पर आए, उस वक्त लोगों ने योगी और मोदी के नारों के साथ में उनका स्वागत किया। आपको बता दें, स्वागत के बाद उन्होंने अपना भाषण दिया और लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रायबरेली के निकाय चुनाव के, उनको जिताने के लिए अपील की। और कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जिस प्रकार लोगों का हुजूम था, उससे उनकी लोकप्रियता का भी पता चलता है। लेकिन आपको बता दें, रायबरेली जिले में 1 नगर पालिका व 9 नगर पंचायत के जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, वो इस दौरान मंच पर मौजूद रहे और उनके साथ में जो प्रभारी मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, वो भी मौजूद रही। वहीं जिले के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे और जो विधायक हैं स्थानीय, वो भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस दौरान जो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लोगों के द्वारा जो नारे लग रहे थे, इससे साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से योगी का जो लोकप्रियता है वो स्पष्ट रूप से देखी जा रही थी। कड़ाके की धूप में लोग जो है तंबू के बाहर भी उनके भाषण को सुनने के लिए वहां पर मौजूद रहे। वहीं हाथ उठाकर दोनों योगी ने कहा कि आप लोगों के द्वारा समर्थन दिया जाएगा या नहीं। इन शब्दों पे लोगों ने हाथ उठाकर पूरा फुल समर्थन देते हुए कहा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चुनावी जनसभा जो रायबरेली में हुई है, इससे कहीं ना कहीं चुनाव को साधने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और पूर्व में भी, चाहे यहाँ गृह जनपद है दिनेश सिंह का, वो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार को जिताने का दावा किया गया था और ये कहा गया था कि जिले की हर सीट पर कमल खिलाया जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, इसके बाद कितना फर्क पड़ेगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और अतीक के शार्प शूटर गुलाम के एनकाउंटर का सीन रिक्रिएट किया गया झांसी में। इस दौरान पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारी मौजूद रहे। बता रहे हमारे सहयोगी अतुल वर्मा। झांसी में 13 अप्रैल का दिन बेहद खास रहा। कारण था अतीक अहमद के बेटे असद और शार्प शूटर गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर। इस एनकाउंटर में झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत पारीछा डैम के आसपास का जो जंगल है, वो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यूपी एसटीएफ उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार आरोपियों को पीछा कर रही थी, ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। एसटीएफ को मुखबिरों से सूचना मिली कि चिरगांव के आसपास असद और गुलाम देखे गए हैं। इसके बाद उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सामने से एक मोटरसाइकिल आती दिखी जिसपे असद और गुलाम मोहम्मद बैठे हुए थे। पुलिस ने उन्हें ललकारा, रुकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पारीछा डैम की तरफ भागने का प्रयास किया। जब उनकी बाइक गिर गई तो उन्होंने अपने बचाव में पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में यूपी एसटीएफ ने भी फायरिंग शुरू की। इसका परिणाम यह हुआ, असद और गुलाम मोहम्मद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया, जो प्रयागराज ले जाया गया। इसमें एक चीज बेहद खास सामने आई थी कि आरोपियों द्वारा, इन दोनों अपराधियों द्वारा अत्याधुनिक विदेशी हथियारों का उपयोग किया गया था। इसके बाद कई आरोप लगाए गए। एनकाउंटर को फेक बताने की कोशिश की गई। पूर्व आईपीएस अमिताभ यश ने भी इस पर 10 से 12 बिंदु ऐसे बताए थे जिसमें एनकाउंटर को फेक बताने की कोशिश की थी। जब ये मुद्दा उठा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टीम गठित की, जिसमें पूर्व जज राजीव लोचन मेहरोत्रा और पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता सम्मिलित हैं। दोनों की अगुवाई में टीम झांसी आई, जो आज स्पॉट का निरीक्षण कर रही है। उसके साथ झांसी की एसएफएल टीम भी है, जो मौके का मुआयना कर रही है, साक्ष्य एकत्रित कर रही है। जब यह जांच पूरी हो जाएगी, इसकी रिपोर्ट जब आएगी, तब हम जान पाएंगे कि इस एनकाउंटर में कितनी सत्यता है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए अतुल वर्मा। माफिया अतीक अहमद का गुर्गा अतिन जफर गिरफ्तार किया गया है। अतिन के एटीएम से 24 फरवरी को ट्रांजैक्शन किया गया था। पुलिस फिलहाल अतिन जफर से पूछताछ कर रही है।
बता रही हमारे सहयोगी स्वीटी दीक्षित। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस के हाथ एक और गुर्गा लगा है। बता दें उसका नाम अतीन जफर है। अतीन वही व्यक्ति है जिसने असद को बचाने की कोशिश की थी। कैसे, ये समझाती हूँ मैं आपको। असद वो व्यक्ति है, वो अतीक अहमद का बेटा है। वो कार में बैठ के उसको ये कहा गया था कि पूरे इस हत्याकांड पे नजर बनाए रखा, लेकिन असद ने अपना आपा खो दिया और बाहर निकल के लगातार शूट करने लगा। और उसी वक्त यानी कि 24 फरवरी का ही वो दिन था जब असद ने अपना एटीएम कार्ड अतीन को दे दिया था। लखनऊ में अतीक ने इसका प्रयोग किया था ताकि ये पता चल सके कि असद जो है वो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में सम्मिलित नहीं था, बल्कि लखनऊ में बैठा हुआ था। लेकिन इसका खुलासा ऐसे हुआ जब सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आया। अतीन का खुलासा इस प्रकार से हुआ, जब लखनऊ में वो किसी एटीएम से पैसे निकाल रहा था तब उसी एटीएम की तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद से पुलिस लगातार अतीन को ढूंढने के कवायद में जुट चुकी थी। जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद से अतीन भाग के तेलंगाना जा चुका था। वो अपने चाचा के घर पहुंचा था और चाचा ने वहां से उसको हैदराबाद ले गए अपने साले के घर। वहां से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से लगातार पुलिस उससे कई सवालों को जवाब ढूंढने की तलाश में जुटी हुई है। और असद का एनकाउंटर हो चुका है। बता दें असद और गुलाम का एनकाउंटर हो चुका है। पुलिस ने उन दोनों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और इसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि असद के आगे क्या कुछ प्लानिंग थी, किस तरीके से रणनीति को अंजाम दिया गया था, पूरा का पूरा गुर्गा कहाँ छुपा हुआ है, क्या इसके पीछे कोई और है, इस सब का खुलासा सिर्फ अतीन कर सकता है। इसलिए पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड वो हत्याकांड था जिसने न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरी यूपी को दहला के रख दिया। और अतीन की गवाही काफी कुछ कह सकती है। अतीन के मुंह से जो भी बाहर निकलेगा वो एसटीएफ न सिर्फ प्रयागराज पुलिस के लिए भी काफी कुछ जरिया बन सकते हैं उन तक पहुंचने के लिए जो इसके पीछे भी लगे हुए थे, क्योंकि पूरी साजिश जो है वो बरेली जेल में रची गई थी। अशरफ आका माना जा रहा था, अशरफ ने ही पैसे दिए थे और अशरफ ने ही पूरी प्लानिंग की थी कि किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया जाए। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस, नोएडा। और इधर महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस को एफआईआर न करने को लेकर नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया है। बता रही हमारे सहयोगी जूही सिंह। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है पहलवान उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। आपको बता दें जनवरी में भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। उनकी शिकायत पर एक समिति का गठन भी किया गया था, लेकिन पहलवानों को उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI की कार्यकारी समिति के गठन के 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने और उसके दिन प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक समिति के गठन की बात सामने आ रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कई अन्य नेता दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में उनका समर्थन दिया। वहीं पहलवानों की ओर से खुद पर लगाए गए आरोप को लेकर WFI अध्यक्ष ने कहा कि अभी मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही इसका फैसला करेगा। कैमरामैन निके के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परीक्षा के परिणाम आज जारी हो गए हैं। हाई स्कूल में लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है, वह इंटरमीडिएट का भी परिणाम काफी उत्कृष्ट रहा। बता रहे हमारे सहयोगी शुएब रिजवी, देखिए। जैसे कि सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड ने अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं। आज बाकायदा यूपी बोर्ड का जो मुख्यालय है वहां पर यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के नतीजे घोषित किए गए हैं। छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। खास बात इस बार की रही है कि जहां हाई स्कूल में 89.78% छात्र छात्राएँ पास हुई, वहीं इंटर की अगर बात करें तो 75.52% पास हुए हैं। हाई स्कूल के बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत इस बार 86.64 रहा, वही जो बालिकाएं हैं उन्होंने 93.54% बाजी मारी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस बार हाई स्कूल में फिर से छात्राओं ने जहां बाजी मारी है। वहीं इंटर की अगर बात करें तो बालकों का जो परसेंटेज है 69.34 है, वहीं बालिकाओं का 83 पॉइंट यानी बालिकाओं ने वहां पे बाजी मारी है। तो ये कहा जा सकता है कि यूपी बोर्ड के नतीजे से कहीं खुशी कहीं गम है। ख़ास तौर से वो छोटे शहर
जहाँ पे कह सकते हैं छुपे टैलेंट हैं, उन्होंने इस बार ये दिखाया है। और यही वजह है कि जो टॉप लिस्ट है उसमें जो छोटे शहर माने जाते हैं वहाँ के छात्रों ने टॉप किया है। सीतापुर की बात करें तो जो टॉपर्स है 10वीं का वो सीतापुर की प्रियांशी सोनी है, यानी छात्रा ने बाजी मारी है। अगर इंटर की बात करें तो महोबा के शुभ छपरा ने बाजी मारी है। ये कह सकते हैं कि महोबा और सीतापुर, पीलीभीत, कानपुर देहात, अयोध्या, इटावा जैसे जो ज़िले हैं वहाँ से टॉपरों की लिस्ट में जो टॉप किया है उन्होंने टॉप किया है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़े शहर इस बार कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, छोटे शहरों ने बाजी मारी है। हालांकि ये बात सही है कि जहाँ हाई स्कूल के नतीजे इस बार बढ़े हैं वहीं इंटर के जो नतीजे हैं वो कम हुए हैं। तो ये कहा सकता है कि इंटर का नतीजा इस बार का पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम आया है, जबकि हाई स्कूल में बढ़ोतरी है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो छात्र छात्राएँ इस बार पास हुए हैं उनकी नई उम्मीद की किरण जागी और उनके भविष्य अब आगे और उज्जवल होते नजर आ रहे हैं। खासतौर से इंटर के बाद जो छात्र अपने भविष्य के लिए आगे की तैयारी शुरू करेंगे। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। यूपी में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है तो वहीं महोबा जिले के शुभ ने उत्तर प्रदेश टॉप किया है और इस उत्तर प्रदेश टॉप करने पर शुभ के परिजनों में खुशी की लहर है। परिजनों ने खुशी जताई है, बता रहे हमारे सहयोगी शारिक नवाज। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के रिजल्ट घोषित हो चुका है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित हुआ है और महोबा जिले के शुभ ने प्रदेश में पहला स्थान इंटरमीडिएट में पाया है। शुभ हमारे साथ में है, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की है और आगे क्या बनने का सपना है। जी, किस तरह से आपने मेहनत की है और आगे क्या बनना है? मैंने रेगुलर पढ़ाई की है, 3 से 4 घंटे की है और मतलब प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया और लास्ट में यूट्यूब का भी यूज़ किया है और अनसॉल्व मॉडल पेपर 7 से 8 घंटे पढ़ाई की है और मैं आगे चलकर सिविल सर्विस में जाना चाहूँगा और देश की सेवा करना। लगातार आपके द्वारा बेहतर मतलब पढ़ाई की गई है और प्रदेश में पहला स्थान पाया गया है। इसके बाद अपने बात किसको आप इसकी बधाई देना चाहेंगे जिसका आपकी पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है? मेरे मम्मी पापा, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है और सपोर्ट किया है। मुझे जो कुछ भी चाहिए उन्होंने मतलब कुछ मना नहीं किया और हमेशा सपोर्ट किया है। जो कुछ चाहे कोई परिस्थिति, मम्मी पापा को और भाइयों को सपोर्ट किया है। आगे जाके क्या बनना चाहेंगे? सिविल सर्विस में। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश क्रिकेट में 7वां स्थान पाने वाले पुष्पराज से पूछेंगे किस तरह से उन्होंने मेहनत की है और आगे क्या बनने का सपना रखते हैं। जी पुष्पराज, आप मेहनत पढ़िए और अच्छा की जरूरत पढ़िए और अपना सहयोग कीजिए, टीचरों से पूछिए और वो तैयारी करिए। आपके द्वारा 7वां स्थान पाया गया है और बच्चों को क्या कहना चाहिए और आप आगे क्या बनना चाहते हैं? हम IAS की तैयारी करना चाहते हैं और बच्चों को कहना चाहते हैं कि टीचरों से क्वेश्चन करें और पूछें और तो ये थे शुभ और पुष्पराज जिनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की है और किस तरह से वह दोनों आगे क्या बनना चाहते हैं। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। और चलिए बात कर लेते हैं अलीगढ़ की, जहां पर SSP कलानिधि नैथानी ने फर्जी विधायक स्टिकर लगे वाहनों पर कार्रवाई की है। 2 कार सीज की गई, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडी। अलीगढ़ में नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कप्तान SSP कलानिधि नैथानी पैदल मार्च कर रहे थे कि तभी अचानक उनको 2 कार खड़ी दिखाई दी जिस पर विधानसभा सचिवालय का स्टिकर लगा हुआ था और वही विधायक का नाम भी लिखा हुआ था। जब कप्तान ने उनको टोका और उस कार में एक युवक सवार था, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो युवक कार में फर्जी स्टिकर लगाकर घूम रहा था, जबकि उसका किसी भी विधायक से या विधानसभा से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि कप्तान ने दोनों कारों को जब्त कर लिया और जो युवक उसमें बैठा था उसको पकड़कर धारा 420 के तहत जेल भेज दिया गया। वही कप्तान का कहना है कि यह कार्रवाई ऑपरेशन नकेल के तहत की गई है और आगे भी इस तरह का अभियान चलता रहेगा ताकि जो लोग फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से स्टिकर लगा के टोल बचाने या किसी अन्य उपक्रम में इन कारों का प्रयोग करते हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी ताकि ये लोग इस तरीके से इसका उपयोग ना कर पाएं। वहीं कप्तान ने कहा कि चुनाव के समय किसी भी तरह का कोई भी वाहन अवैध रूप से अगर चलाया जाएगा या कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो उसके खिलाफ भी विभिन्न धाराओं के तहत सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल में भेज दिया जाएगा। मैं प्रदीप पुंडी, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उधर मुरादाबाद जनपद में निकाय चुनाव का आगाज हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सारिक सिद्दीकी।
मुरादाबाद जनपद में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। वहीं मुरादाबाद जनपद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी की ओर से महापौर प्रत्याशी बनाए गए नहीमी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद थे, जिनके द्वारा मंच से अपनी बात कही गई थी। वहीं कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए सपा विधायक के द्वारा अपने बिगड़ते हुए बोल में कहा गया है वो कत्ल की रात होगी जिस दिन सुबह को वोट डालेंगे। दरअसल कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी नासिर कुरैशी के द्वारा मुरादाबाद जनपद में कार्यक्रम के अंदर ये बयान दिया गया है। हाजी नासिर कुरैशी के बयान को लेकर जनपद में अलग अलग तरीके की चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। मुरादाबाद जनपद में निकाय चुनाव के मद्देनजर लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बैठक कर रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर अपनी अपनी पार्टी की उपलब्धि गिना रहे हैं। लेकिन उसी बीच इस तरीके का बयान आना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। अब देखना ये होगा इनके इस बयान पर, सपा विधायक नासिर कुरैशी के इस बयान पर क्या कार्यवाही मुरादाबाद में की जाती है। शारिक सिद्दीकी, इंडिया वॉइस, मुरादाबाद। इधर बिजनौर पुलिस ने बीते दिन हुई टेंट व्यापारी की हत्या के मामले में खुलासा किया है, बता रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद। बिजनौर के नजीबाबाद में कल हुई टेंट व डीजे व्यवसायी की हत्या का आज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए विकास और अमन ने पुलिस पूछताछ में बताया कि विकास की शादी मृतक के गांव में एक युवती से तय हुई थी और नंदकिशोर जो मृतक है उसका उसी युवती से एक तरफा प्रेम प्रसंग था। इसी के चलते इस मामले में एक छेड़छाड़ का केस भी दर्ज हुआ था जो नंद किशोर के खिलाफ किया गया था। इस पूरे मामले में नंद किशोर ने विकास के साथ किसी से मारपीट भी कराई थी। इसी की रंजिश के चलते विकास ने अपने चचेरे भाई अमन के साथ एक साजिश रची और योजना बनाई और नंद किशोर को अमन के पास बुलाया और पहले उसको शराब पिलाई। नशा अधिक होने के बाद सब्बल व दनाती से उसकी निर्मम तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी और शव को उसी की बाइक पर लाद करके वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर नजीबाबाद थाना क्षेत्र के एक सड़क किनारे नहर के पास फेंक दिया। पूरे मामले में पुलिस ने इनके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। साथ ही आरोपियों के पास से हत्या में किए गए इस्तेमाल जो हथियार हैं उनको भी बरामद किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर अन्य कार्रवाई की बात कर रही है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। इधर यूपी के अलीगढ़ में एक युवक पर 5 साल के बच्चे के साथ अमानवीय अत्याचार का आरोप लगा है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। पड़ोसी युवक ने एक बच्चे के साथ किया कुकर्म। आपको बता दें पूरा मामला थाना अकराबाद क्षेत्र के पलखना गांव का है, जहां पर एक 5 वर्षीय बच्चा अपने घर पर अकेला था, क्योंकि उस समय उसके माँ बाप खेत काटने के लिए खेत पर गए हुए थे। तभी अचानक से एक 14 वर्षीय पड़ोसी युवक आता है और बच्चे के साथ घटना को अंजाम देता है। जब परिवारीजन घर पहुंचते तो जाकर देखते हैं तो बच्चे की हालत खराब मिलती है, तो उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में बच्चा बताता है कि उसका पड़ोस में रहने वाला युवक आया था, उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इसकी सूचना परिजनों ने जब पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को लेकर जिला अस्पताल मलकन सिंह लेकर आई, जहां पर बच्चे का उपचार जारी है। तो वहीं जो आरोपी युवक है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर दी है। पूरे मामले को लेकर परिवारजनों का कहना है कि इस जो युवक है पड़ोसी, वह कई दिनों से बच्चे को पहले तंग करता आ रहा था, जिसके बाद में उसने इस घटना को अंजाम दिया। मैं प्रदीप पुंडी, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। और इधर अमरोहा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे पति की पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर हत्या करवा दी, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। देखिए, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की चाकू से घोंप घोंप कर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इस्लाम नगर का है, जहां पर ईद के बहाने पत्नी ने षड्यंत्र के साथ अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को घर बुलाया, जहां पर उसने प्रेमी के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग में बाधा बने पति की चाकू से घोंप घोंप कर निर्मम हत्या कर दी और दिन दहाड़े हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं दोपहर के टाइम में यह हत्या की गई थी। दिन दहाड़े हत्या से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आकर इसमें मुकदमा दर्ज किया और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल इस घटना में, इस चाकूबाजी में महिला भी घायल हुई है, पति के साथ साथ महिला भी घायल हुई है, जिसको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। फिलहाल सीओ सिटी ने जानकारी देते हुए कहा कि महिला की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, उससे पूछताछ की जाएगी। हालत में सुधार होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी और जल्द ही इसमें बड़ा खुलासा किया जाएगा। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।
और इधर फिरोजाबाद में पुलिस ने नकली पुलिस इंस्पेक्टर बने युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से कई सारे फर्जी डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं, बता रहे हमारे सहयोगी। फर्जी कोतवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें फिरोजाबाद के सिरसागंज का मामला, जहां एक फर्जी कोतवाल बनकर लोगों को ठगी कर रहा था। आपको बता दें सिरसागंज में काफ़ी दिनों से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि एक 3 स्टार इंस्पेक्टर लोगों के साथ ठगी कर रहा है। पुलिस ने मौके से फर्जी आई कार्ड और तमाम दस्तावेज के साथ अरविंद कुमार, जो कि दिल्ली का निवासी है, उसे रंगे हाथों ठगी करते हुए गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने भेजा जेल। एसपी ग्रामीण रणवीर सिंह ने पूरी घटना का खुलासा किया है कि काफ़ी लंबे समय से एक फर्जी कोतवाल बनकर लोगों के साथ ठगी कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। इंडिया वॉइस से फिरोजाबाद से अतुल कुमार। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।